दिस इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल और अगर आपका टारगेट है कि 2025 में आपने स्टडी वीज़ा पर किसी फॉरेन कंट्री मूव करना है तो ये हाई टाइम है उस पर वर्किंग स्टार्ट करने का। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है और कुछ कंट्रीज़ या रीजन सेलेक्ट की हैं तो नेक्स्ट स्टेप है उस पर वर्किंग स्टार्ट करने का। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चीज़ों को अगर शुरू से समझना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको अपने डिसीजन लेने में इंशाल्लाह ज़रूर आसानी मिलेगी। एडमिशन्स का पीरियड है अक्टूबर से लेकर मिड ऑफ जनवरी और इस वक्त है अप्रैल का महीना, यानी आपके पास है अराउंड 6 मंथ्स। और इस दौरान आपने अपनी प्रेपरेशन जीरो से कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर पेंसिल पकड़ लें टू नोट डाउन द स्टेप बाय स्टेप गाइड। और ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके मैं यहाँ स्वीडन आया था। मैं हमेशा यही मशवरा देता आया हूँ कि अगर आपने स्टडीज़ के लिए बाहर मूव करना है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें वीज़ा रेशियो अच्छी है और एसओपीज़ में आपको यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना इजी होता है। आप बैचलर्स के लिए भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें कंपैरेटिवली वीज़ा रेशियो कम होती है और कंपटीशन बहुत हाई होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ी भी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो मेरा मशवरा यही है कि आप बैचलर्स अपनी कंट्री पाकिस्तान से करें और मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करें। तो जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले लिस्ट पर है आपका वैलिड आईडी कार्ड। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायरेशन के नज़दीक है, एक्सपायर्ड हो चुका है, तो आप नादरा के किसी भी ऑफिस जाकर उसको रिन्यू करवा सकते हैं। और अगर आप लाहौर में रहते हैं और दिन के टाइम मसरूफ़ होते हैं तो आप लाहौर में शिमला पहाड़ी पर जो नादरा का ऑफिस है वहाँ पर रात को 8-9 बजे जाकर अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। ये वक्त वो वक्त है जब कंपैरेटिवली वहाँ पर रश कम होता है और आपका काम जल्दी हो सकता है। सेकंड नंबर पर है आपका वैलिड पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायरेशन के नज़दीक है, एक्सपायर्ड है, तो उसको भी आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरेशन 2 साल के अंदर अंदर है तो मेरा मशवरा यही है कि आप उसको भी रिन्यू करवाएं, क्योंकि जर्मनी में अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 साल का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेट से 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च कर लें तो आप 10 साल वाला पासपोर्ट बनवा लें, जिससे आप फ्यूचर हैसल से भी बच सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आप इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में जब मैंने पासपोर्ट बनवाया था तब ये सिस्टम नहीं था। थर्ड नंबर पर आते हैं कुछ नादरा के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सर फहरिस्त है एफआरसी, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एफआरसी सर्टिफिकेट में आपकी फैमिली के साथ रजिस्ट्रेशन देखी जाती है। एफआरसी सर्टिफिकेट आप नादरा के किसी भी ऑफिस जाकर फौरन निकलवा सकते हैं, जिसकी फीस आई गेस 1000 रुपया है। एफआरसी मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में अगर आप अपने किसी भी बहन या भाई को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो एफआरसी ही उसका प्रूफ है। और अगर आप एज अ कपल और बच्चों के साथ मूव कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी आप नादरा के किसी भी ऑफिस से गालबा निकलवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट स्वीडन वाली साइड पर ज़रूरी तो नहीं है, पर अगर आप पोर्चुगल या स्पेन वाली साइड पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर हेल्प कर सकता है। और इसी तरह थर्ड सर्टिफिकेट जो आपने नादरा से विड्रॉ करवाना है वो मैरिज सर्टिफिकेट है। और मैरिज सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो एज ए कपल मूव करना चाहते हैं, क्योंकि यही आपका प्रूफ है कि आप पाकिस्तान में एज ए कपल रजिस्टर्ड हैं। और अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में एज ए कपल मूव कर रहे हैं तो एक मेन एप्लीकेंट होता है और एक स्पाउस या डिपेंडेंट एप्लीकेंट, और जिसका इस मैरिज सर्टिफिकेट से ही पता चलता है। और इस तरह मेरा एक शादीशुदा अफराद के लिए मशवरा है कि शादी के बाद आप लड़की का नाम शौक शौक में या फिर वैसे ही आईडी कार्ड पर चेंज करवा देते हैं। जैसे किसी इशफाक की आयशा के साथ शादी हुई और आयशा के वालिद का नाम हसन था, तो आपने आयशा हसन को आयशा इशफाक में चेंज करवा लिया। आईडी कार्ड पर नाम चेंज करवाने का नुकसान ये है कि फिर आपको अपनी वाइफ के सारे डॉक्यूमेंट्स पर नाम चेंज करवाने होंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उसकी डिग्रीज तक, जिसमें आपके पैसे और काफ़ी वक्त ज़ाया होगा और वेगनेस अलग क्रिएट होगी और वीज़ा ऑफिसर्स के सामने एट टाइम्स उसको जस्टिफाई करना भी मुश्किल होता है। तो अपनी बीवी का नाम आप आयशा हसन ही रहने दें और खावन वाले खाने में आप इशफाक लिखवा दें। मस्त प्लान है। फोर्थ स्टेप है आपका डिग्री से टेस्ट करवाने का, और स्टार्ट करना है आपने मैट्रिक और इंटर की डिग्री से। लेट्स से आपने मैट्रिक और इंटर किया है लाहौर बोर्ड से, तो आपने अपनी मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट लेकर जानी है लाहौर बोर्ड। लाहौर बोर्ड लाहौर जू के करीब वाक़या है। और जाते जाते इन डॉक्यूमेंट्स के दो दो सेट्स आप फोटोकॉपी भी करवा दें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। लाहौर बोर्ड जाके आपने इन्फॉर्मेशन डेस्क पर इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनको बताना है कि आपने अपनी डिग्रीज आईबीसीसी से टेस्ट करवानी है। अब ये आईबीसीसी क्या इदारा है? बेसिकली अटेस्टेशन आईबीसीसी से ही होती है। लाहौर बोर्ड बेसिकली आपकी डिग्रीज को वेरीफाई करता है कि वो डिग्रीज आया असली है या नकली, और फिर रेलिवेंट बोर्ड आपकी डिग्रीज वेरीफाई करने के बाद आईबीसीसी को रिकमेंड करता है। खैर, इन्फॉर्मेशन लेके आपने फ़ी बोर्ड में बने एक बैंक में ही जमा करवानी है और असली डिग्रीज आपने बोर्ड में ही सबमिट करवा देनी है, जो फिर वेरीफाई होकर आपको गालिबन 2 हफ्ते बाद घर के दिए हुए एड्रेस पर मिलेंगी, जो कि एक सील्ड एनवेलप की सूरत में मिलेंगी। और उस सील्ड एनवेलप को लेके आपने आईबीसीसी का ऑफिस जाना है अटेस्टेशन के लिए। और मेरी लास्ट इतलात के मुताबिक आईबीसीसी का ऑफिस शिमला पहाड़ी में था। आईबीसीसी में आपने अपनी वेरीफाइड डिग्रीज को टेस्ट करवाना है और जाने से पहले फिर वही दो दो सेट्स आपने फोटो कॉपीज के करवा लेनी है, जिनमें से एक सेट आईबीसीसी वाले रिकॉर्ड के लिए रखते हैं और एक सेट को भी आपने अटेस्ट करवाना है जो फिनलैंड की रिक्वायरमेंट है।
और ये जो फिनलैंड की रिक्वायरमेंट है उसको भी आपने सील्ड एनवेलप में ही करवाना है सी। डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट आपकी उसी दिन अटेस्ट हो जाएंगी। एक काम जो आपने करना है वो ये कि वो एक इजाफी एनवेलप लेके जाएं और जो अटेस्टेड फोटो कापीज हैं वो आपने सी उस एनवेलप में डालनी है और आईबीसीसी की सी लगवा लेनी है। मेरा ये सब डिटेल्स बताने का मकसद ये है कि मेरा गाइडेंस ना होने की वजह से इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ था और मैं आपका वो वक्त सेव करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं आपको मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए ही अप्लाई करवाना चाहता हूँ, आप किसी एक कंट्री को टारगेट ना करें। खैर, बोर्ड और आईबीसीसी के टेस्टेशन के अलग फ़ी है और इसमें आपके रफली कोई 8-10 हज़ार रुपये खर्च होंगे। फिफ्थ स्टेप है आपके यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स का। मैंने लो सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स को भी जर्मनी में एडमिशन सिक्योर करते देखा है। लेट्स से अगर आपका सीजीपीए 2.3 है तो फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, आप स्ट्रॉन्ग एसओपी के जरिए एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले आपने अपनी लास्ट डिग्री के यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ से आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। अगर वो लेटर आपको किसी प्रोफेसर से मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई प्रोफेसर आपका अकड़ वाला है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेक्चरर्स के लेटर्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में ए ग्रेड था तो उस सब्जेक्ट के टीचर से आप रब्ता करें, उनको बताएं कि फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए है। नॉर्मली उनके पास एक फॉर्मेट मौजूद होता है और उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके वो आपको दे देते हैं। और अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में ए ग्रेड नहीं है तो आप सी वाले सब्जेक्ट के टीचर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। खैर, लेटर के एंड पर आपने साइन, ईमेल और स्टैम्प करवाना नहीं भूलना, क्योंकि बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर्स को अप्रोच कर लेते हैं जो बहुत ही रेयर है। स्टडीज़ के लिए रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी वाले ही प्रोवाइड करें तो अच्छा है, नहीं तो आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी से ही बनवाएं, नहीं तो एक लंबे चौड़े ना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप चुपचाप अपना काम स्टार्ट करें और खामोशी से अपना काम करते रहें। सिक्स्थ स्टेप है एचईसी के अटेस्टेशन, यानी आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज जो एचईसी से अटेस्ट होंगी। बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्रीज जो आपको यूनिवर्सिटी से मिली होंगी उनकी सबसे पहले तो आपने फोटोकॉपीज के 2-2 सेट्स बनाने हैं। कोविड के टाइम पर एचईसी की अटेस्टेशन टीसीएस के जरिए होती थी, लेकिन अब शायद ऑफिस में जाकर हो। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप एचईसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वैसे डिग्रीज अटेस्टेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी डिग्रीज को वेरीफाई करवाना है एचईसी की वेबसाइट पर जाकर। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप एचईसी की वेबसाइट पर जाकर अपना आईडी कार्ड पुट करके अपना अकाउंट बनाएं और अपनी डिग्रीज को अपलोड करिए, जिसको वेरीफाई करने में एचईसी गालिबन 1 वीक लेता है। मैट्रिक और इंटर बोर्ड की तरह एचईसी भी डिग्री अटेस्ट करने से पहले वेरीफाई करता है, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि आप ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं और बगैर पैसों के कर सकते हैं। और डिग्रीज की वेरिफिकेशन के बाद आपने पहली अवेलेबल डेट में अटेस्टेशन के लिए एचईसी की वेबसाइट पर डेट बुक कर लेनी है। इस काम में कभी कभी 2-2 महीने भी लग जाते हैं। इस वजह से अगर आप ये स्टेप पहले करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप पहले भी कर सकते हैं। और वेबसाइट पर जब आप डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए कोई डेट बुक करते हैं अपनी, तो साथ आपको लिखना होता है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। तो लेट से अगर बैचलर्स के एक डिग्री और एक ट्रांसक्रिप्ट है, 2 डॉक्यूमेंट्स, और आपको फोटोकॉपीज भी अटेस्ट करवानी है, जैसे आपने लाहौर बोर्ड में लाहौर बोर्ड की डिग्रीज अटेस्ट करवाई थी फोटोकॉपीज की। और जब आप डिग्रीज अटेस्ट करवाने जाएंगे उसी तरह आपने फोटोकॉपीज को भी अटेस्ट करवाना है, लेकिन आपने एक अलग एनवेलप लेके जाना है और फोटोकॉपीज को उस एनवेलप में डालकर एचईसी की सील लगवा लेनी है, जो कि फिनलैंड की रिक्वायरमेंट है। और अब आता है सेवंथ और लास्ट स्टेप। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस। लाहौर में फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपर मॉल पे था, जो गवर्नर हाउस के करीब है। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिनमें एफआरसी, डिग्रीज, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट शामिल है, आपने फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से अटेस्ट करवाने हैं। स्वीडन में अप्लाई करने के लिए फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं थी, पर शायद फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में अप्लाई करने के लिए फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन होना ज़रूरी है। खैर, आपका ये काम एक ही दिन में हो जाएगा, बशर्ते कि आप सुबह 8 बजे उठकर ऑफिस के बाहर लगी लाइन में हों और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज मौजूद हों। अब आते हैं टोटल खर्चे की तरफ। लाहौर बोर्ड में आपका काम शायद 8 से 10 हज़ार में हो जाएगा। नादरा में आपका काम पासपोर्ट में शायद 10 हज़ार में हो जाएगा। एचईसी के अटेस्टेशन शायद 3 हज़ार में हो और फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस में पर डॉक्यूमेंट आपके शायद 50 रुपये लगे। तो टोटल खर्चा आपका ये अराउंड 25,000 तक होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने कोई भी काम किसी भी एजेंट के जरिए नहीं करवाना। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लाइन में लगकर आप अल्लाह का नाम लेकर काम करते रहें और इंशाल्लाह आपके काम में आसानी पैदा होती रहेगी। और ये सब काम आपके 2 से 3 मंथ्स में हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे जल्दी भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। और मीनवाइल जो आपने काम करना है वो करना है आपने आइल्स। आई नो ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ये इट्स जस्ट लैंग्वेज टेस्ट। मेरा मशवरा ये है कि आप अगर अभी आइल्स का टेस्ट बुक करेंगे अक्टूबर या नवंबर में, तो आइल्स करने के 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आपके पास होगा, जिसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे अप्लाई करने के लिए। ये मरहला थोड़ा सा टफ होता है और मेहनत मांगता है, लेकिन आप थोड़े ट्रिक्स और मेहनत करके आप अपने रिक्वायर्ड बैंड्स हासिल कर सकते हैं। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप अभी आइल्स बुक करवाएं और टेस्ट की तैयारी करना शुरू करें। अगर आइल्स बुक करवाए बगैर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपकी मोटिवेशन लो होगी और मेहनत वैसे नहीं कर सकेंगे, अनलेस कि आप बहुत ही डेडिकेटेड या तीस मार खान हो।
और अगर आप मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट थे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अभी आइल्स बुक करवाएं और फिर मेहनत स्टार्ट करें, जिससे आपको ये डर होगा कि आपके पैसे डूब सकते हैं और मोटिवेशन भी रहेगी इसकी। आइल्स इस वक्त में लास्ट इतलात के मुताबिक 75,000 तक का था, और आइल्स जो वीज़ा और एडमिशन के रिक्वायर्ड है वो 6.5 है, नॉट लेस देन 6 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल। स्टडी के लिए जो आइल्स आपने बुक करना है वो आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, और आपने एकेडमिक आइल्स ही बुक करना है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये वो स्टेप्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया था और अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियां पैदा की थी। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पाकिस्तान से कहीं भी एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और थोड़ी सी मोटिवेशन इन द एंड ये कि यही वो बेहतरीन टाइम है जिसमें आपने 2025 को टारगेट किया है, और स्टडी वीज़ा पाकिस्तान से निकलने के लिए एक सिक्योर, बेहतरीन और आसान रास्ता है, जिसमें आपको ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं होती और आपका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी लग जाता है। मैंने भी 2022 को टारगेट करते हुए बिल्कुल इन्हीं मंथ्स में 2021 में अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त 2022 के समर्स में मैं स्वीडन में था। जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट करने का सोचा था तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको घोल के पिला दी है, ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ी थी। एक एक घंटा कंसल्टेंट्स के ऑफिस में फ़ोन कॉल्स, रेफरेंसेस और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर इन्फॉर्मेशन हासिल करना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। पर मैं रुका नहीं, स्ट्रगल करता रहा और इन्फॉर्मेशन लेता रहा और प्रोसेस जारी रखा, और इन द एंड खुद ही सारा प्रोसेस करके अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। ये टाइम थोड़ा लंबा है, शायद ये स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। इनमें आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपका हौसला भी टूटेगा, आपको लगेगा कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता या फिर मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। यकीन माने, अगर आप अल्लाह को फरीक बना रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है कि आपकी अकल भी दंग रह जाएगी। तो बस फिर आप अल्लाह का नाम लें और खामोशी से अपना काम स्टार्ट करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अपने इंस्टा का आईडी मैंने लिंक में प्रोवाइड कर दिया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सबको मैं इंडिविजुअली आंसर कर सकूं, और अगर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हुए और मैं सबको इंडिविजुअली आंसर नहीं कर सकता तो आपके क्वेश्चंस की बेस पर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सबसे पहले बताऊंगा स्वीडन और फिनलैंड में एडमिशन्स प्रोसेस, स्कॉलरशिप्स, फीस स्ट्रक्चर, बैंक स्टेटमेंट, प्रोज एंड कॉन्स के ये कंट्रीज क्यों बेस्ट हैं या इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स वैसे काफ़ी कम हैं, और मूव होने के बाद क्या किया जाए। और फिर कुछ फ्यूचर वीडियोज़ में आपको इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज़ के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा इंशाल्लाह। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंजॉय योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।